पिछले कई हफ्तों में आपका साक्षात्कार हुआ भारत के अपने दर्शन यानी एकात्म मानव दर्शन से, उसके विभिन्न पहलुओं से, भारतीय संस्कृति के अलग अलग आयामों के जोड़ एकात्म मानव दर्शन से, सनातन भारत के आईने से, उसकी विशिष्टताओं, उसके अध्यात्म, उसकी कर्मशीलता, प्रकृति से उसकी एकात्मता से, भारत के अर्थशास्त्र व उसके समाज शास्त्र से, कुल मिलाकर उसकी विविधता को एक रूपता में पिरोने वाले सूत्र एकात्म मानव दर्शन से। आज इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह इस कालजयी दर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, किस तरह यह बन गया है आज सर्वाधिक प्रासंगिक। इन दिनों दुनिया भर के देश विकास नाम की चिड़िया को खोज रहे हैं, उसे परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पैरामीटर तय करने की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। आधे अधूरे चिंतन के कारण उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं चिरातन परंपराओं को आउटडेटेड मानती रहीं और उनका तिरस्कार करती रहीं। ये सब पश्चिम के देशों के प्रभुत्व के कारण हुआ। 1951 में विश्व के विकास का विचार करके और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक आर्थिक कार्य विभाग ने इस अधूरे चिंतन को समर्थन करते हुए कहा था, अंग्रेजी में मूल है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। राष्ट्र संघ के लोग उस समय कह रहे थे, देयर इज अ सेंस इन विच रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट पेनफुल एडजस्टमेंट। Ancient philosophies have to be scrapped. Old social institutions have to disintegrate. Bonds of caste, creed and race have to burst, and large numbers of persons who cannot keep up with the progress have to have their expectations of a comfortable life frustrated. Very few communities are willing to pay the full price of economic progress. ये पश्चिम की अधूरी सोच, उसके अहम केंद्रित चिंतन और संवेदनहीनता का परिणाम थी, लेकिन अपने अहंकार के कारण वो उस चिंतन पर अड़ा रहा। अब जब उसे इसके परिणामों का आभास हुआ तो इन देशों ने पूरी तरह यू टर्न ले लिया। उसे महसूस हुआ कि दुनिया भर से श्रेष्ठ विचारों को लेना है, उन्हें नई परिस्थितियों में ढालना है, कुल मिलाकर सृष्टि में विविधता को स्वीकार करना है। त्याग, संयम, कृतज्ञता, समन्वय, ये चार बातें अपने स्वभाव का अंग बनाकर सृष्टि में विविधता है, सबका सम्मान करना है, सबको स्वीकार करना है, क्योंकि दिखने वाली है विविधता लेकिन मूल में अस्तित्व एक ही है। इस बात को मन से मानना पड़ेगा तो ये सारी बातें होंगी। और इसलिए ये होलिस्टिक, सस्टेनेबल, ये सारी बातें दुनिया को अगर चाहिए तो दुनिया को पहले मन से ये मान्य करना पड़ेगा कि विश्व की विविधता में एकता है। उस एकता को समझते हुए सब विविधताओं को रहने का, फलने फूलने का स्वाभाविक प्राकृतिक अधिकार है, उसका सम्मान करके हमको चलना चाहिए। ये सही है कि दुनिया को आर्थिक स्तर पर नए प्रतिमान खड़े करने हैं, औद्योगिक प्रगति भी करनी है। पश्चिम के विकास का पैमाना है जीवन के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से अपना प्रभुत्व जमाना, फिर चाहे वो स्पेस हो या चिकित्सा की सुविधाओं का मामला हो, अथवा बड़े बड़े बांध बनाकर पानी का प्रवाह रोकने का पराक्रम हो। वो अहंकार का भौतिक स्वरूप है, उसे वो पूरी दुनिया पर थोपना चाहता था, लेकिन संकट गहराते देख उसे वास्तविकताओं का थोड़ा और एहसास हुआ। There's a change at the
global level in human consciousness that if we consume more, we will be much happier. So in a way that economic idea has been internalized knowingly or unknowingly by the human populace on our planet. व्यक्ति और प्रकृति का संबंध केवल इसलिए नहीं है कि हम सावधान नहीं रहेंगे तो प्रकृति से हम भी नष्ट हो जाएंगे। एक आंतरिक संबंध है और आज इस संबंध को सब स्वीकार कर रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉज लाना तो हमारे यहाँ इसलिए आए कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जिसमें तय हुआ कि भाई सबको बनाना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कर लो। विकास की प्रक्रिया को कोई मनुष्य के सुख व संतोष को केंद्र में रख कर देख सकता है और कोई एक आर्थिक व औद्योगिक प्रगति के प्रतिमानों के संदर्भ में। भारत की सनातन परंपरा में मनुष्य के सुख को भौतिक प्रतिमानों पर न मापते हुए उसे एक मनस्थिति के मानदंडों पर तोला गया है। दीनदयाल जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कहते थे। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता था। स्वयं दीनदयाल जी ने कहा कि धर्म का व्यवहारिक अर्थ होगा संस्कारक्षम शिक्षा। इसकी आवश्यकता सब स्वीकार कर रही। अर्थ का मतलब होगा कि सबको रोजगार मिलना चाहिए जिससे वो अपने जीवन यापन को सुविधा से कर सके। काम का मतलब होगा कि उसके पास में वह सब सामग्री होनी चाहिए जो जीवन को सुविधा से यापन करने के लिए जरूरी है। भारत में आध्यात्मिक मनीषियों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है तो राजनीतिक व सामाजिक दर्शन शास्त्रियों की भी एक समृद्ध परंपरा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी उसी परंपरा के आधुनिक ऋषि थे। आधुनिक इसलिए कि 50 वर्ष पहले उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन को आज दुनिया में जो मान्यता मिल रही है वो उस दर्शन की कालजयी प्रासंगिकता को बयान करती है। दुनिया समझ रही है कि अब तक के ये सारे अधूरी दृष्टि के कारण असफल रहे प्रयोग, अपूर्ण रहे प्रयोग, इनको सबको पूर्णता पानी है तो इस सनातन दृष्टि के आधार पर सभी बातों की युगानुकूल पुनर्रचना करने के प्रयास में सबने लगना चाहिए। भारत के चिंतन ने हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के प्रयास तो किए, लेकिन दूसरे क्षेत्र या प्राणी के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण किए बिना। इससे सहजीवन की भावना का निर्माण हुआ और वहीं से प्रकटीकरण हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यह विनम्रता का भारतीय मैनिफेस्टेशन है। उसने मानव जाति के कल्याण को और प्रकृति के साथ उसकी एकात्मता को अपना जीवन मूल्य माना। ताल मृदंगा सुरमंडल रमती, तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान रमती सुरवंती। ओम जय जगदानंदी। केवल माइट इज राइट नहीं है, केवल बड़ी मछली छोटी मछली खा जाए ये नहीं है, एक परस्पर का संबंध भी है। और इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध देखने वाली जो विचारधाराएं थी वो भी अब एकत्व के सूत्र देख करके नजदीक आ रही हैं। पश्चिम की नकल करते करते क्या हम अपनी राह से भटक गए हैं? भारत की संस्कृति में अर्थ का तो महत्वपूर्ण स्थान रहा, लेकिन मानव कल्याण हमेशा उसके केंद्र में रहा। उसका जीवन सुखमय रहे, ये उसके चिंतन का मूल मंत्र रहा। अब सुख मापने का पैमाना बदल गया है, वो पश्चिमी हो गया है। हालांकि पश्चिम अब अपनी खुशियों को भारतीय परंपराओं में ढूंढ रहा है। There is something missing in this cycle. That one, we are running after economic development and economic growth, and we are forgetting the other two things, social well-being and environmental conservation, cultural resilience, whereas these were the hallmarks of Indian thinking. अनादिकाल से भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पोषण करता रहा है, यानी सारी पृथ्वी एक ही परिवार है। यही हमारे चिंतन का अधिष्ठान रहा है। आजकल उसकी जगह वैश्वीकरण ने ले ली है, यानी ग्लोबलाइजेशन। हालांकि इस युग में
कोई भी समाज या समूह अथवा कोई देश पूरी तरह स्वावलंबी नहीं बन सकता। परस्पर सहयोग की अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन उससे सिर्फ रिश्तों का कमर्शियलाइजेशन हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए एक कंपल्शन है, एक नेसेसरी ईविल है। उसके दायरे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा विश्व एक कुछ अर्थ में, सामाजिक अर्थ में या एक आर्थिक अर्थ में बहुत कम दीवारें आज बची है। राजनीतिक अर्थ में, भौगोलिक अर्थ में फिर भी आज राष्ट्र है, देश है, सीमाएं है, सेनाएं है। पर हम सतर्क है कि अंततोगत्वा हर समाज का, हर राष्ट्र का अपना एक अलग अस्तित्व, अलग पहचान, अलग आवश्यकताएं, नीड्स एंड नेसेसिटीज होती है। नीतियां उसके आधार पर बननी होती है। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा असर पड़ा है उपभोगवादी प्रवृत्तियों पर। दुनिया के विकसित देशों ने खूब उत्पादन कर लिया। जब उनके अपने बाजार तृप्त हो गए तो उन्हें इन उत्पादों को ठिकाने लगाने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता पड़ी। फिर सिलसिला शुरू हुआ उपभोग बढ़ाने की होड़ का। पहले तो चोरी छिपे और फिर विज्ञापनों के माध्यम से। सच्चाई से बहुत दूर रोमांच और फंतासी की दुनिया में। उपभोग शब्द भी बाद में आया। ये जब उत्पादन के तौर तरीके बदलते हैं, मशीनें बहुत आती हैं, चाहे साम्यवाद में आए चाहे पूंजीवाद में आए, यानी वो सब हमारा विषय नहीं है, हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उत्पादन का एक खास तरीका बनता है। तो उत्पादक की दृष्टि से देखें तो उसको लगता है इसका विकास करते जाना है। आज हमने 4 बंडल चीजें बनाई तो कल 50 बंडल बने, ये हमारी तरक्की। फिर 500 बंडल कैसे बने, और उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको एक उपभोक्ता का पूरा एक संसार खोजना है। उसमें विज्ञापन उसकी मदद करेंगे। सच फैलाने के लिए आपको उतने विज्ञापन नहीं चाहिए जितने झूठ फैलाने के लिए चाहिए। मैं भारत को अकेले भारत के एक्सपीरियंस से नहीं देखती, मैं भारत को दुनिया के एक्सपीरियंस से भी देखती हूँ। और मैंने देखा है कि कैसे समाज तोड़ के सब कुछ सरकार के हाथ में गया और सरकार ने पूरी तरह कंपनियों को हाथ में सौंपा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो। आज यूरोप के बैंकिंग क्राइसिस की वजह से पूरा ग्रीस, पूरा इटली, पूरा स्पेन, पूरा पोर्चुगल में आधे युवक बेरोजगार हैं। मीडिया के विभिन्न माध्यमों से उपभोगवाद की बयार बह निकली और उपभोगवाद पोषित करने लगा मीडिया को। एक दुष्चक्र बनता चला गया। हम उपयोग व उपभोग में अंतर नहीं कर पा रहे थे। भारतीय दर्शन की यही विशिष्टता है कि वो संयमित उपभोग की तो अनुमति देती है। व्यक्ति के मन में अपने सुख की अपेक्षाएं, कामनाएं रहना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए मुझे प्राप्त हो ऐसा मानने में कोई गलत नहीं। अगर भोगवाद को हम यहीं तक सीमित कर दें कि मुझे प्राप्त हो, तो भविष्य के मतलब उसमें समस्या नहीं है। पर जब मैं दूसरों का शोषण करते हुए मुझे प्राप्त हो, दूसरों के साथ अन्याय करते हुए मुझे प्राप्त हो, यह मैं समझता हूं कि भोगवाद का एक विकृत दर्शन यहां से प्रारंभ होता है। तो कुल मिलाकर जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, बताया गया, नीतियां बनाई गई, ये उपभोक्तावाद के आधार पर बनाई गई। अमेरिका के संकट में इस उपभोक्तावाद ही उसके मूल में है। उन्होंने, बैंकों ने और वित्तीय संस्थाओं ने उपभोग करने के लिए और रियल सेक्टर में मकान खरीदने के लिए ऐसे लोगों को ऋण दे दिया जिनकी चुकाने की क्षमता नहीं थी, और ऋण देते गए, लोग उपभोग बढ़ाते गए। वसूल करने का सवाल आया तो उनके पास कुछ था नहीं, तो 40 बैंक एक साथ धराशायी हो गए। लेकिन पश्चिम ने इसका भेद नहीं किया तो भारत में भी असंयमित व दिखावटी उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। लेकिन ये आत्मघाती साबित हो सकती है। There is a mindless aping of the Western way of development, Western way of consumption is going on. If people
behave like the Western people, they are considered to be more developed, or they think that they are more developed, and this results from a lack of faith and belief in our own thinking. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेशनल जियोग्राफी ने भारत को सर्वाधिक संयमित उपभोग की श्रेणी में रखा है। उसने एक ग्रीन डेक्स तैयार किया जिसमें कई बरसों तक भारत अव्वल रहा, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में हर क्षेत्र में यह स्थिति तेजी से बदल रही है। यह प्रवृत्ति सिर्फ रोजमर्रा के आम उपभोग में ही नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में यह सामने आने लगी है। सुरसा की तरह मुंह फैलाती जा रही है उपभोगवाद की ये प्रवृत्ति। पहले आने वाला यात्री जो आता था ना, ये एक पक्की बात है, उनकी केवल और केवल आस्था होती थी, और वो आस्था के ऊपर केवल इसी आधार पर आते थे कि वो सुविधा की ओर ध्यान ही नहीं देते थे कि हमें वहाँ क्या सुविधा मुहैया होगी, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आज लोग दोनों बात देखते हैं कि श्रद्धा से आ रहे हैं तो श्रद्धा के साथ में वहाँ सुविधा है कि नहीं, सुविधा नहीं मिलेगी, श्रद्धा कैंसल। असंयमित उपभोग के सामाजिक दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। स्थिति सचमुच भयावह हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ तक को सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात शुरू करनी पड़ी है। पहले ब्रुंटलैंड कमीशन ने और फिर यूएनडीपी ने एससीपी की बात कही। तेन त्यक्तेन भुंजीता, उसका त्याग पूर्वक भोग करो, भोग पूर्वक त्याग मत करो, भोग करने के बाद जो बचा है उसका त्याग करो, ये नहीं है। वो कहता है त्याग पूर्वक, पहले लो नहीं, पहले दो तब लो। अर्थात प्रकृति का पोषण होता रहे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ द रिसोर्सेज ये होता रहे। उपभोग में संयम बरतना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जिसे दीनदयाल जी ने समाज की चिति कहा, उस पर निर्भर करता है। क्या सरकार भी इसे रोकने में कोई भूमिका निभा सकती है? देखिए, इसमें सरकार का एक सीमित रोल है। कंज्यूमरिज्म से समाज को बचाने का काम सरकार के अलावा और अनेक संगठनों को करना पड़ेगा। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संगठन व्यक्ति के जीवन में संस्कार निर्माण करते हुए उनको एक कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल से बचाना पड़ेगा। मैं एक आश्वासन जरूर दे सकता हूं, सरकार के नाते कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करने वाली आर्थिक नीतियां हम लेंगे नहीं। सरकार लोगों को ये नहीं कह सकती कि आप संयमित उपभोग लो, मगर उपभोग में संयम को बढ़ावा दे सकती है, उसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो जो जितनी भी हमारी प्राकृतिक संपदा है, जिसको नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं, उनके उपभोग में जो संयम से काम करेगा उसको अधिक लाभ मिलेगा, ये होना चाहिए। लेकिन संयम पीछे छूट गया और विकास अव्वल हो गया, तो उसे मापें कैसे? पश्चिमी देशों ने विकास के जिस पैमाने का आविष्कार किया वो गणना की दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन विकास मापने के मानदंड ही दोषपूर्ण हैं। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने इस दोष को पहचाना। उन्होंने इसका अध्ययन करने को एक कमेटी बनाई, जिसने पाया कि जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विषमताएं बहुत ज्यादा हैं, वहां प्रति व्यक्ति आय आदि की अवधारणाएं बेमानी हैं और उनके आधार पर विकास प्रक्रिया तय करना बेईमानी है। इनके भारतीय और वैश्विक दोनों संदर्भ हो गए। वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते जाना, जीडीपी का तो इतना ही मतलब है। और इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा सेल्समैन वो है जो किसान को गाय का दूध निकालने की मशीन बेचता है और उसकी सिक्योरिटी के लिए गाय को रहन में ले आता है। इसलिए केवल वस्तुओं के उत्पादन में वह वस्तुएं मनुष्य के लिए आवश्यक हैं कि नहीं, उनका उत्पादन रोजगार बढ़ाता है कि नहीं। पहले उत्पादन बढ़ते, फिर उसके लिए बाजार ढूंढते, लोगों को उसका अभ्यास डालते। तो वस्तुओं के उत्पादन मात्र में सुख नहीं है, ऐसा अनुभव किया। जीडीपी सचमुच एक अधूरा पैमाना है। इसमें परिपूर्णता का अभाव है। आत्मसुख का भारतीय विचार चिंतन जीडीपी में कहीं परिलक्षित नहीं होता, क्योंकि ये धर्म,
काम व मोक्ष के पुरुषार्थों का ध्यान नहीं करता, सिर्फ अर्थ केंद्रित है। अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का स्थान गौण हो गया है, व्यक्ति नंबरों में बदल गया है, व्यक्ति विज्ञापन का दास हो गया है। जबरदस्ती लोगों की इच्छाओं को बढ़ा करके उसकी नए नए तरह की वस्तुएं खरीदने के लिए उसको लालायित करते हैं। उसके कारण से उसकी प्राथमिकताएं बदल रही है। इसके विपरीत दीनदयाल जी ने जिस सुख व संतोष की कल्पना की, उसे अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने लगी है। अपने पड़ोसी भूटान ने इसे GNH कहा, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस पर विचार प्रारंभ कर दिया है। मुझे लगता है कि एकात्म मानववाद और भूटान का प्रयोग लगभग एक से प्रयोग है। आखिर दीनदयाल जी ने भी पूरे एकात्म मानववाद की मीनार को मनुष्य के सुख के धरातल पर खड़ा किया है। नई नाम प्राप्य विमुह्यति, ये मिलने के बाद छूटती नहीं है। पर अगर हम उस उच्च आध्यात्मिक स्तर की बात भी ना करें तो सामान्य तौर पर मनुष्य की प्रसन्नता के आनंद के कारण उपलब्ध रहें और उसमें से जितना जितना उसको प्राप्त होता है वह समाज व्यवस्थित करे। अकेले सरकार नहीं, समाज का भी काम है। दीनदयाल जी ने दोनों को आग्रह किया है। इसी की उनके राष्ट्र पुरुष की कल्पना है। Eventually, people have to come back to the truth, and the truth is just accumulation of material goods is not going to result into holistic happiness. For holistic happiness, you do not only need money to go by, but you need other intangible things. For example, you need good levels of education. You need good health. They say health is wealth. Then you need community solidarity. Some of the things that are talked about in gross national happiness is community solidarity. GNH का अर्थ ये नहीं है कि अपने उत्पादन में कमी की जाए। भारतीय जनसंघ ने अपने पहले प्रस्ताव में कहा था कि उत्पादन अधिकतम करेंगे, लेकिन उपभोग में संयम करेंगे। आज भूटान कम उत्पादन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे रास्तों की बात कर रहा है जिसमें सबको संतोष मिलता हो। तो फ्रॉम हाई एनर्जी, हाई कैपिटल एंड हाई रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, लार्ज रिसोर्सेज, उसके स्थान पर आपको क्या आएगा? लो एनर्जी, लो कैपिटल एंड मिनिमम रिसोर्सेज। तो एक चिरंजीवी व्यवस्था बन सकती है। इस पृथ्वी का जीवन बहुत दीर्घजीवी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो यही एकमात्र स्थान है जहां मानव वर्तमान है। सबसे ज्यादा सुख व संतोष अपने हुनर, अपने कौशल का उपयोग करके किया जा सकता है। अपने पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये भी अपनी व देश की आर्थिक प्रगति में सहायक हो सकता है। GDP भी बढ़ सकती है और हैप्पीनेस इंडेक्स भी। एक जो होलिस्टिक ज्ञान होता है, होलिस्टिक ज्ञान से क्रिएटिव स्किल निकलता है, और क्रिएटिविटी जब तक स्किल में नहीं है तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग के डिस्पोजेबल आइटम बन के रह जाओगे। मैन्युफैक्चरिंग में फैशंस बदलते हैं। आज आईफोन फैशनेबल है, कल कुछ और हो जाएगा, और आपको बार बार डी स्किल करेंगे और फिर कहेंगे फिर सीखो। फिर ये पश्चिम में यही तो हुआ है। हमारे छोटे से भूटान ने कहा हम वेलबींग मेजर करेंगे, हैप्पीनेस वेलबींग करेंगे। हम क्यों नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक इंडिकेटर बना के पूरा का पूरा वो जो प्रोडक्शन है उसे देखें। दूसरा, उसे रिकग्नाइज करने के बाद उसके लिए इंसेंटिव्स। ये बात तो सच है कि सरकारें प्रसन्नता नहीं बांट सकती। ये भी सच है कि प्रसन्नताएं परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। पर यह भी सच है कि सरकारें परिस्थितियों का निर्माण तो कर सकती हैं जिसमें सभी आनंद से रह सके। और जो एकात्म मानव दर्शन कहता है कि खोज प्रसन्नता की है, वही बात अब विश्वव्यापी स्तर पर
स्वीकार भी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किया कि खोज प्रसन्नता की है, खोज आनंद की है, और बाकी सारी सरकारों को, समाजों को, धार्मिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, सबको इस प्रसन्नता की खोज के द्वारा काम करना चाहिए। यही वो विकास है जिसकी कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से व्यक्त भारतीय चिंतन में की थी। आज वो देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। उसे कोई कुछ भी नाम दे सकता है। हमारे पास एकात्म मानव दर्शन है भारत का, और इसलिए है कि हमारी दृष्टि में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः ये मानते हैं। हम ये मानते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु। हम मानते हैं व्यक्ति के अंदर प्रकृति के बहुत सारे गुण हैं जिसका सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी, होलिस्टिक अप्रोच, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन, ये सारी बातें आज लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि से कर रहे हैं। ये होने के लिए जो सब परिवर्तन आना है तो अंतःप्रवृत्ति बदलनी है। उस अंतःप्रवृत्ति में क्या लैक्यूना है, वो कैसे भरना है, ये उनको पता नहीं है। ये अपनी सनातन दृष्टि जिनके स्वभाव का अंग रही है उनको पता है। कुछ लोग बोल सकेंगे, कुछ लोग नहीं बोल सकेंगे।